पिछली बार हमने तीसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि अगर ए है और बी है और बी जो है वो बाएं तरफ जा रहा है और ए वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और ए जैसे ही 0 सेकेंड होते हैं एक लाइट की बीम एक टॉर्च जलाता है, तो जो बी देखेगा अगर बी की स्पीड है v और लाइट की स्पीड तो हमेशा c ही रहती है, तो b के हिसाब से यानी कि b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लाइट की स्पीड होगी वो होगी c प्लस वी। और ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा भी देखा था, जो हमने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी और यहाँ पर हमने y को t से रिप्लेस कर दिया है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, आप इसे कृपया करके वापस देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, परंतु ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत थी क्योंकि हमें ये रिजल्ट मिला। हमने ये देखा कि जो बी होगा वो लाइट बोलेगा कि जो लाइट की स्पीड है वो है c प्लस वी मीटर पर सेकेंड, पर हमें ये पता है कि प्रकृति में b को भी c की स्पीड नापनी चाहिए। b को बोलना चाहिए कि जो स्पीड है लाइट की वो मेरे हिसाब से भी c है और a के हिसाब से भी c है। सबके हिसाब से लाइट की स्पीड केवल एक ही होनी चाहिए। अब हम उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में समझेंगे। अब हम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी जहाँ x डैश होगा, कि b जो कितना डिस्टेंस नापता है, यानी कि अगर ये b का एक्सिस है तो किसी भी चीज़ जो b से दूर हो किसी भी टाइम के पश्चात तो x डैश वो कहलाता है और t डैश कहलाता है कि उसकी जो घड़ी पर क्या टाइम देखा था उसने। तो ये है b और उसके पास एक घड़ी है, a के पास भी घड़ी थी। और पिछली बार हमने ये कहा था कि जो b किसी भी टाइम पर अगर अपनी घड़ी को देखेगा तो अगर वो t प्राइम का टाइम देखता है तो उसी टाइम पर जो a देखेगा वो टाइम t देखेगा और वो दोनों बराबर होंगे। यानी कि b के लिए जो टाइम चलता है वो बिल्कुल a के लिए समान चलता है। पर हमने ये देखा था कि अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इस इक्वेशन में डालते हैं तो हमें ये मिलता है कि जो b देखेगा स्पीड लाइट की स्पीड होगी वो c प्लस वी देखता है, परंतु हमें पता है कि वो गलत है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। इसलिए हम पूरे नई ट्रांसफॉर्मेशन का निर्माण करेंगे। और हमने ये बोला था कि वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए जो पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो b को बिल्कुल ऐसे करता है, दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो a को इधर ले आता है, ले आता है, और तीसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो l को थोड़ा ऐसे ले आई जहाँ पर जो ये है वो c प्लस वी है, यानी कि 1 सेकेंड में c प्लस वी मीटर पर सेकेंड। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, यानी कि हमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढनी है जहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट किसी भी लें, जहाँ पर अगर इस पे जो लाइन है l की जो लाइन है अगर हम पॉइंट लें और उसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में डालें तो ये जो पॉइंट होने चाहिए ये किसी और लाइन पे नहीं आने चाहिए, वो इसी लाइन पर हिलने चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है ये वाला पॉइंट इधर आ जाए, ये वाला पॉइंट इधर आ जाए, ये वाला पॉइंट इधर आ जाए, या किसी भी तरीके से हिलने चाहिए, परंतु उनको एक और लाइन पे नहीं आना। तो हम वैसा ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढेंगे जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम देखते हैं पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन। पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन केवल ये कहती है कि अगर मेरे पास इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है और मान लो टाइम टी के पश्चात इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हमारा y एक्सिस जो है वो t है और x एक्सिस जो है वो x है। तो यानी कि अगर टाइम t बीत चुका है y एक्सिस पर तो x क्या होगा। अब आपको ये पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, और ये जो b है वो a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये याद रखना कि ये a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में d जो होगा वो v इंटू टी मीटर चलेगा, क्योंकि जो स्पीड है b की वो हम v मान के चल रहे हैं, परंतु ये माइनस वाली डायरेक्शन में, इसलिए हम बोलेंगे माइनस वी टी। तो मैं इसे वापस ऐसे लिख देता हूँ, यह है माइनस वी टी और यह है टी। तो हम इसे ये भी बोलते हैं कि जो b है उसकी स्पीड माइनस वी मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वो उल्टा दिशा में जा रही है। तो हमने इस प्रकार से कह दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इस बी लाइन पे हर ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन पर आ जाए, हम चाहते हैं कि ये इस लाइन पर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले इन पॉइंट्स को, यानी कि जब x और t ये वाले पॉइंट होते हैं, जब x और t ये इस प्रकार के पॉइंट होते हैं, यानी कि इस वाली लाइन पर लाई करते हैं, जब भी
एक्स और टी इस लाइन पे लाई करेंगे तो एक्स प्राइम और टी प्राइम इस वाली लाइन पे लाई करने चाहिए, वर्टिकल, ये वाली जो टाइम एक्सिस है वो उस पे लाई करनी चाहिए। तो हम पहले इक्वेशन में डालते हैं, तो एक्स प्राइम होगा अल्फ़ा एक्स तो हमारा केवल माइनस वी टी है, और हम अब ये भी देखेंगे बीटा, टी तो केवल टी ही है क्योंकि ये टी है, टी प्राइम क्या है, यह फाई एक्स केवल ये है, और ये है एप्सिलॉन टी, तो ये बन जाएगा बीटा टी माइनस अल्फ़ा वी टी, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन टी माइनस फाई वी टी। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन पर आ जाए, और अगर ये इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पर, तो अगर कोई भी पॉइंट किधर भी आ जाए हमें ये पता है कि वो कैसे आएगा, हमें ये पता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट का होगा। यानी कि अगर मैं ये सब मिटा दूँ, अगर मैं पहले केवल इस ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करूँ, तो मैं वापस बना देता हूँ। अगर मेरे पास ये मेरा टी एक्सिस है और मेरे पास ये वाली लाइन थी, मैं चाहता हूँ कि इस पे अगर कोई भी पॉइंट है, इस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, मैं जानता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के पश्चात वो ऐसे आना चाहिए। अगर यानी कि अगर ये एक्स टी है, यानी कि माइनस वी टी कॉमा टी है, तो ये जो पॉइंट होगा वो ज़ीरो होना चाहिए। एक्स की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है, परंतु मुझे ये नहीं पता कि टी प्राइम की वैल्यू क्या है। मुझे बस ये पता है कि एक्स प्राइम की वैल्यू है वो ज़ीरो है, परंतु मुझे ये नहीं पता कि टी प्राइम की वैल्यू क्या है। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन पर फोकस नहीं करूँगा, मैं केवल ये वाली इक्वेशन लूँगा, क्योंकि मुझे केवल ये पता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वन वाली, जो हमारी तीन ट्रांसफॉर्मेशन है 1 2 3, ये पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये सही तभी होगी जब एक्स प्राइम होगा ज़ीरो होगा, परंतु टी प्राइम पे हमारे पास कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टी प्राइम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम केवल ये वाली इक्वेशन डाल लेंगे, यानी कि बीटा टी माइनस अल्फ़ा वी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये जो था एक्स प्राइम था और हम चाहते हैं कि एक्स प्राइम ज़ीरो, यानी कि इस इक्वेशन का अगर हम इसे अल्फ़ा वी टी को इधर ले जाएं तो बी टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वी टी, और क्योंकि टी की कोई भी वैल्यू है हम टी को यहाँ से हटा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 4 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 5, तो आप इसे 4 इज़ इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम ये 5 को काट सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको ऑलरेडी आता होगा, मैं बस ये दोहराना चाहता था। तो ये बन गया बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वी, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। और ये वाली जो इक्वेशन है ये पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करती है। अब हम दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी कि अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करे, कोई भी पॉइंट यहाँ पर हो, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर हो और अगर वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, t, तो ट्रांसफॉर्मेशन के पश्चात वो इस लाइन पर आ जाएंगे, या ये बनाना ना बहुत कठिन है, परंतु कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि ये जो पॉइंट है वो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, t, तो ये इस लाइन पर आ जाएंगे, और मुझे इसमें ये पता है कि जो पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मुझे पता है कि ये जो होगा, ये इसकी जो स्पीड होगी वो है v, यानी कि 1 सेकंड के बाद ये होगा v। अब ये क्यों होगा, ये आपने पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है, पिछली 2 वीडियोस को, तो आपको पता होगा, क्योंकि ये है a का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहले a की जो लाइन थी वो ये थी,
परंतु अगर हम बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शिफ्ट करें तो बी की जो ये वाली लाइन थी वो इधर आ जाती है, और ये पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले से, अभी अभी जो हमने की थी, और ए की जो लाइन होगी वो इधर आ जाएगी। तो इसका कहने का केवल ये बताता है कि अगर ए अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी को वी की स्पीड से चलते हुए देखता है बाएं तरफ, तो बी अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए को वी की स्पीड से देखेगा दाएं तरफ। तो इसलिए ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे आ गया। तो इस लाइन पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी भी टाइम के लिए t के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे t। अगर इसका y कोऑर्डिनेट t है तो इसका x कोऑर्डिनेट केवल होगा vt, t। इसका अब हमें t की वैल्यू तो पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इसका स्लोप देखते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप है t डिवाइडेड बाय x, डेल्टा t डिवाइड बाय डेल्टा x, और ये केवल अगर हम इस ट्रायंगल को माने तो ये केवल होगा t डिवाइडेड बाय vt, जो होगा 1 डिवाइडेड बाय v। तो यानी कि अगर हमारे नए जो कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश और y डैश, x डैश और t डैश, यानी कि वो इस लाइन पे लाई करना चाहिए जिसका स्लोप है 1 डिवाइडेड बाय v। तो हम पहले x डैश निकालते हैं। x डैश क्या है? अब हमारा x t था वो है 0t, क्योंकि पहले वाला जो कोऑर्डिनेट था वो है ये वाला कोऑर्डिनेट। अब हम उसे x डैश और t डैश में डाल रहे हैं, तो x डैश होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू तो t ही है, तो बीटा t। t डैश होगा केवल फाई इंटू x की वैल्यू 0 है, और इसी प्रकार ये एप्सिलॉन t हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा t इज इक्वल टू एप्सिलॉन t। अब हमें ये पता है कि t डैश डिवाइडेड बाय x डैश जो होगा वो स्लोप होगा इस लाइन का स्लोप t डैश बाय x डैश होगा, और हमें ये पता है कि इसका स्लोप 1 बाय v होना चाहिए। तो यानी कि t डैश की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, ये होगा एप्सिलॉन t, x डैश की वैल्यू होगी बीटा t, और ये होगा 1 बाय v, यानी कि t तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ईटा एप्सिलॉन डिवाइड बाय बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर v, यानी कि बीटा इज इक्वल टू v एप्सिलॉन। तो ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। बीटा ये अलग कलर में बनाता हूँ, बीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन v। अब इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, अगर बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इंटू वी है और बीटा की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन इंटू वी है, तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन इंटू वी जो होगा वो अल्फ़ा इंटू वी होगा वो एप्सिलॉन इंटू वी होगा, और क्योंकि वी दोनों है तो उसे हम काट सकते हैं, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। अब हम तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। हम चाहते हैं तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन, हम ये चाहते हैं कि अगर ये लाइट वाली जो लाइन थी हमारी, ये वाली जो लाइट वाली लाइन है, यानी कि 1 सेकेंड बाद वो ऐसे जा रही थी ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर हम बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो ये जो लाइन है वो इस प्रकार नहीं जानी चाहिए, परंतु जो लाइन की जो ये वाले पॉइंट थे वो किसी इस लाइन के ऊपर ही किसी और पॉइंट पे जाने चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लाइट की जो स्पीड है वो बिल्कुल एक ही होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी पॉइंट ले, मान लो x और t जो पहले वाले पॉइंट्स होंगे, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो किसी और पॉइंट पे जाने चाहिए x डैश t डैश इसी लाइन पर, और इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप 1 डिवाइड बाय c है। तो हम यहाँ पे तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। तो तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो कोऑर्डिनेट है x और t का, अब x और t किस क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि ये इस लाइन पे लाई करते हैं जहाँ इस लाइन की इक्वेशन है t इज इक्वल टू 1 बाई सी
इंटू एक्स, तो यानी कि x इज इक्वल टू सी टी। इसका मतलब यही है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यानी कि किसी की टाइम के पश्चात ए देखेगा कि जो लाइट है वो सी टी के डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल सी टी कॉमा टी के बराबर होगा। तो एक्स ऑफ टी जो होगा वो सी टी और टी के बराबर होगा, जहाँ एक्स की वैल्यू सी टी है और टी की वैल्यू तो टी ही है ऑफ कोर्स। अब हम एक्स डैश और टी डैश निकालते हैं, तो एक्स डैश बन जाएगा केवल अल्फ़ा इंटू एक्स यानी कि सी टी प्लस बीटा इंटू टी, टी डैश बन जाएगा फाई इंटू सी टी प्लस एप्सिलॉन इंटू टी, ये बन जाएगा अल्फ़ा सी टी प्लस बीटा टी, और ये बन जाएगा फाई सी टी प्लस एप्सिलॉन टी। अब हम ये चाहते हैं कि जो इस पॉइंट, जब ये पॉइंट इधर है तो ये पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर हो, उसी लाइन पर हो, और उस लाइन का स्लोप तो हमें पता है 1/c है इस लाइन का स्लोप, तो यानी कि टी डैश डिवाइड बाई एक्स डैश होना चाहिए 1/c, यानी कि हम यही कह सकते हैं कि एक्स डैश डिवाइड बाई टी डैश इज इक्वल टू सी। अब हम इसको इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स डैश बन जाएगा अल्फ़ा सी टी प्लस बीटा टी डिवाइड बाई टी डैश, तो ये केवल ये है इज इक्वल टू सी। अब हम यहाँ से टी को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा सी प्लस बीटा डिवाइडेड बाय फाई सी प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू सी। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड को, और अब मुझे ये इक्वेशन प्राप्त होगी अल्फ़ा सी प्लस बीटा इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय फाई सी प्लस एप्सिलॉन, यानी कि ये बन जाएगा अल्फ़ा सी प्लस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि सी को मैं 2 बार अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सी स्क्वायर फाई प्लस सी एप्सिलॉन। ये हमारी एक और इक्वेशन है, और ये है तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन। तो मैं इसे बॉक्स में डाल देता हूँ। ये थी हमारी तीसरी इक्वेशन, ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन। अब हम ये देखना चाहेंगे, हम एक चौथा ट्रांसफॉर्मेशन का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट को किसी प्रकार से बदल सकते हैं और एक और कंडीशन, एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, और ये बहुत आसान है। मान लो जब ए की घड़ी पे 0 सेकंड था और बी की घड़ी के भी 0 सेकंड था, तो ए ने एक लाइट की जो बीम थी वो इस तरफ छोड़ दी, दोनों तरफ। मान लो उसके पास 2 टॉर्च थे, एक टॉर्च में उसने इधर छोड़ी और दूसरी टॉर्च में उसने इधर छोड़ी, तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो लाइन कैसे दिखेगी, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो लाइन कैसे दिखेगी। ए के हिसाब से उसने 2 लाइट बीम छोड़ी, पहली वाली जो लाइट बीम थी वो ये वाली थी, तो ये था एक एल, और अब दूसरा वाला जो एल होगा वो उल्टी दिशा में होगा। तो अगर मैं उसे बनाऊं तो यानी कि ये जो होगा वो लगभग -c होगा। अब ये क्योंकि उल्टा दिशा में जा रही है तो इसकी स्पीड होगी -c मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये इधर होगा और ये ऐसे चले जाएगा। तो ये बिल्कुल इस वाले ग्राफ के बराबर है, परंतु बस उल्टी दिशा में। अब प्रकृति ये कहेगा कि लाइट की स्पीड चाहे कहीं भी जा रही हो, लाइट की स्पीड हमेशा हर किसी के हिसाब से बराबर हो, यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले x और t, और अगर हम उसे x डैश और t डैश में बदल दें तो ये भी उसी लाइन पर आने चाहिए b के हिसाब से। जब b इसकी स्पीड नापेगा, तो पहले जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था b के हिसाब से, क्योंकि वो यहाँ पे जा रहा है और लाइट भी उधर जा रही है, तो उसके हिसाब से जो लाइट की स्पीड होगी वो होगी c माइनस वी, अगर उसकी खुद की स्पीड v है। पर हम चाहते हैं कि ये नहीं हो और उसकी स्पीड केवल c हो, तो हम ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो अगर इस पर कोई भी पॉइंट हो एक्स टी और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि वो इस लाइन पर हैं और स्पीड है -c, तो ये हो जाएगा -ct, t, और हम ट्रांसफॉर्मेशन में डाल देते हैं। तो x डैश होगा अल्फ़ा इंटू -ct प्लस बीटा इंटू टी, और जो t डैश होगा वो केवल फाई होगा इंटू -ct प्लस एप्सिलॉन टू टी।
ये बन जाएगा केवल बीटा टी माइनस अल्फ़ा सी टी, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन टी माइनस फाई सी टी। अब हम चाहते हैं इस इक्वेशन, पहले हम ये देखते हैं इस इक्वेशन का स्लोप क्या है। इस इक्वेशन का स्लोप केवल 1 डिवाइडेड बाय माइनस सी है। तो हम चाहते हैं कि टी डैश डिवाइड बाय एक्स डैश हो, वो भी उसी लाइन पर हो, यानी कि ये इसकी वैल्यू भी -1 डिवाइड बाय सी होनी चाहिए, मतलब कि 1 डिवाइड बाय माइनस सी, परंतु वो एक ही बात होती है, तो इसलिए मैं ऐसे -1 डिवाइड बाय सी में ही लिखूंगा। तो टी डैश की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन टी माइनस फाई सी टी डिवाइडेड बाय, अब एक्स डैश क्या था, एक्स डैश है ये बीटा टी माइनस अल्फ़ा सी टी, और ये केवल बन जाएगा -1 डिवाइड बाय सी। यानी कि अगर मैं इसे इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये इक्वेशन मिलेगी सी एप्सिलॉन टी माइनस सी स्क्वायर फाई टी इज इक्वल टू माइनस बीटा टी प्लस अल्फ़ा सी टी। इस इक्वेशन से हम टी को निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा सी एप्सिलॉन माइनस सी स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा सी। तो ये हमारी एक और इक्वेशन मिल गई हमें। ये है हमारी एक और इक्वेशन। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ तो ये बन जाएगा अल्फ़ा सी माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर फाई प्लस सी एप्सिलॉन। अब हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को एक दूसरे से घटा देते हैं। ये बन जाए, अगर हम एक दूसरे को घटाएंगे, इस मान लो हम 4 माइनस 5 करेंगे, चौथी इक्वेशन को पाँचवीं से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा सी प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा सी प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह है, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर फाई प्लस सी एप्सिलॉन माइनस, अब माइनस माइनस प्लस बनता है तो इसलिए प्लस सी स्क्वायर फाई बन जाएगा, और ये माइनस सी एप्सिलॉन। अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 2 बीटा इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर फाई, 2 भी हट जाएगा, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर फाई। तो ये हमारी छठी इक्वेशन। परंतु ये वाली जो इक्वेशन थी वो हमने चौथी और पांचवी वाली इक्वेशन से निकाली थी, तो इसे मैं केवल चौथी वाली इक्वेशन ही मानूंगा और इन दोनों इक्वेशन को हटा दूंगा। ये कोई नया रिजल्ट नहीं है, ये बिल्कुल हमने चौथी पांचवी इक्वेशन से निकाला था, तो हम इसे चौथी मानेंगे। तो अब हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं, और ये जो चारों इक्वेशंस हैं ये इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन को मानती है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन सही है, दूसरी भी सही होगी, तीसरी भी सही है, चौथी भी सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हम अल्फ़ा मानेंगे और हर किसी बीटा फाई और एप्सिलॉन को अल्फ़ा के टर्म में लिखेंगे। तो एक्स डैश हो जाएगा अल्फ़ा एक्स, बीटा, बीटा क्या है, बीटा केवल अल्फ़ा वी है, तो ये अल्फ़ा वी टी बन जाएगा, और टी डैश होगा वो फाई होगा। अब फाई की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि फाई की वैल्यू चौथी वाली इक्वेशन से फाई की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू बीटा, क्योंकि हम सी स्क्वायर को इधर ले आए। अब बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा वी, तो 1 बाई सी स्क्वायर अल्फ़ा वी, तो हमने इसे इस प्रकार लिख दिया। तो फाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 वी बाई सी स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा वी बाई सी स्क्वायर अल्फ़ा एक्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू तो केवल अल्फ़ा है, जो तीसरी इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारी 2 ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन को मानती है। यानी कि हमने प्रकृति के जो वो थे, प्रकृति की जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये उसको मानती है। अब अगली वीडियो में हम ऐसी एक और कंडीशन देखेंगे
जिस जो ये दोनों इक्वेशन को मानना पड़ेगा और उसके बाद हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे और तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।